11th केमिस्ट्री के यूनिट 1 रसायन की मूलभूत अवधारणाएं भाग 3 में आपका स्वागत है। आज ये मेरा तीसरा वीडियो है यूनिट 1 का। ये वीडियो केवल 11वीं के लिए नहीं अपितु कक्षा 9वीं में भी जो एक कोर्स है तो उनके लिए भी काम आएगा और बेसिक क्लासों में भी काम आएगा। तो ये जो मेरा तीसरा वीडियो है बिल्कुल सरल भाषा में है। पहला तो वीडियो भी सरल भाषा में है। इस वीडियो को देखने के पूर्व आप भाग 1 और भाग 2 देखिए तो आपको फिर समझ आते जाएगा पाठ, और नोट्स बनाते जाइए। सरल भाषा में है। अगर कहीं पे कठिनाई होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोग के नियम, जिसमें सबसे पहला आज जो हम अध्ययन करेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, फिर स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, फिर देखेंगे गुणित अनुपात का नियम, गैलोसाक का नियम जिसको गैसीय संयोजन का नियम भी कहते हैं, और अवोगाद्रो का नियम, इसे एवोगैड्रो भी पढ़ा जाता है। पहले देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको द्रव्य अविनाशिता का भी नियम कहा जाता है। इस नियम को लेवेजियर ने 1789 में दिया था। इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग रासायनिक अभिक्रिया से बने पदार्थों की मात्राओं के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है, आप लोग जब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं तो देखिए दो चीज होता है उसमें, अभिकारक और उत्पाद। तो अभिकारक से जो है मिलकर के उत्पाद का निर्माण होता है। तो इसका नियम का जो है, इस नियम का मेन मूल यही है कि अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का जो द्रव्यमान है दोनों बराबर होंगे, ये बोला जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात। तो रासायनिक अभिक्रिया होने के पूर्व अभिकारक का जो द्रव्यमान रहता है वही द्रव्यमान उत्पाद बनने के बाद भी होगा। हालांकि उत्पाद में नए पदार्थ बनते हैं, लेकिन द्रव्यमान का जब योग करेंगे तो उनका जो द्रव्यमान होगा या मात्रा है वो बराबर होगा। अर्थात हम इसको बोल सकते हैं क्रियाकारकों, कारकों हो गया है, कारकों लिखो ना, क्रियाकारकों, इसको अभिकारकों भी बोल सकते हैं, का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान। तो क्रियाकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान बराबर होगा। और हम इसको दूसरे रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं इस आधार पे, क्योंकि क्रियाकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान बराबर होता है तो इस हिसाब से बोला जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, और इसी पदार्थ की अविनाशिता का नियम कहते हैं। मतलब पदार्थ जो है नष्ट नहीं हो रहा है, नहीं उत्पन्न हो रहा है, इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। उदाहरण देख लीजिए आप, 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन ये संयोग करके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो इस हिसाब से हम ये समीकरण देखते हैं। देखिए C कार्बन है और ये 32 ग्राम ऑक्सीजन है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है, आप लोग जान रहे हो, 12, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। क्योंकि 2 ऑक्सीजन परमाणु है तो 16 गुणित 2 करोगे तो 16 दूनी आएगा 32, और यहां बन रहा है CO2। तो यहां भी आप देखिए कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 32, 2 ऑक्सीजन परमाणु है। तो इस प्रकार से जो है जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 44 ग्राम, और इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 44 ग्राम। कहने का मतलब अभिकारक की मात्रा भी 44 ग्राम है और उत्पाद की मात्रा भी 44 ग्राम है। देखिए 12 और 32 ग्राम जोड़े तो 12-32 जो होता है 44। अभिकारक के जो कुल द्रव्यमान है, इसको क्रियाकारक भी बोलते हैं ना अभिकारक को, तो क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान 44 ग्राम, और जो उत्पाद बन रहा है उसका भी जो है कुल द्रव्यमान या मात्रा जो है 44 ग्राम है। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं जितनी अभिकारक की मात्रा थी उतने उत्पाद की मात्रा प्राप्त हो रही है। अर्थात द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा रहा है और न ही नष्ट हो रहा है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो रहा है। कार्बन ठोस है, ऑक्सीजन गैस है, और गैस का निर्माण कर रहा है CO2 का। तो इस प्रकार से आप द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझ सकते हैं। परीक्षा में अगर पूछता है तो आप ये जो हरा कलर में लिखा है इसको भी लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। इसे पदार्थ की अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। द्रव्यमान संरक्षण क्यों बोल रहा है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षित है। जितना द्रव्यमान अभिकारक
क्या रहता है, उत्पाद बनने के बाद उत्पाद के द्रव्यमान भी उतने ही रहता है। तो द्रव्यमान जो है संरक्षित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ये एक उदाहरण है, मैं आपको इसको 3 उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं। पहला उदाहरण हो गया। एक दूसरा उदाहरण ले लें हम। आप लोग घर में मोमबत्ती जलाते हैं तो उसी से संबंधित है। देखिए, एक मोमबत्ती ले लें आप और उसे बंद कमरे में लेकर जलाइए। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि मोम पिघल कर गायब हो रहा है, पर क्या वह वास्तविक रूप से गायब हो रहा है? जब मोमबत्ती जलती है तब उसका मोम ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यदि हम मोम और ऑक्सीजन का कुल वजन लें तो वह पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के कुल वजन के ही बराबर होगा। यानी मोम कहीं गायब नहीं हुआ है, वो जितना था उतना ही होगा। मोम और ऑक्सीजन को लेंगे जब जलाते हैं तो इनका द्रव्यमान पहले ले लें, वजन को ले लें, फिर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का वजन ले जो बनता है। तो बोलता है कि दोनों का बराबर जो है वजन होगा, अर्थात द्रव्यमान संरक्षित है। जो बोला जा रहा है, पदार्थ नष्ट नहीं हो रहा है, हमको प्रतीत हो रहा है ना। तो द्रव्य को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से मोमबत्ती का हाल है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो रही है। और इसलिए ये सिद्धांत कहता है कि किसी भी बंद व्यवस्था में द्रव्यमान सदा ही संरक्षित रहता है, वह न तो बढ़ता है और न ही घटता है। इसके लिए शर्त रख दिया है बंद व्यवस्था। ठीक है, तो ये मोमबत्ती का एक उदाहरण है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, लेंडोल्ट का प्रयोग। तो लेंडोल्ट ने अपने प्रयोग में अभिकारकों, 2 अभिकारक लिया, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। इनको लेच आकार की नली में भर करके इसके मुंह को बंद कर दिया और अभिकारकों से भरे पात्र को तौल लिया। ये देखिए, ये एच आकार की नली है, ये पहला वाला पात्र में सोडियम क्लोराइड विलयन ही है और इधर सिल्वर नाइट्रेट विलयन लिया गया है। अब क्या किए, दोनों में सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट विलयन लेने के बाद इसको तौल लिया गया। अब तौलने के बाद क्या किए, उपकरण को उलट करके दोनों विलयन को मिला दिया। मतलब इसको हिला दिया, उलट पुलट कर दिया गया, तो दोनों, इसका विलयन इसके साथ, इसका इसके साथ विलयन जो है आपस में मिल गए। तो तौलने के, मिलाने के पूर्व इनका द्रव्यमान ले लिया गया था और मिला लिया गया। तो मिलाने के पश्चात क्या होता है, अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया होने के बाद उपकरण को ठंडा करके पुनः तौला गया। तो अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के बाद के द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आया। मतलब रासायनिक अभिक्रिया होने के पूर्व जो अभिकारक जो हम बोल रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड है, इनकी जो द्रव्यमान था, इस द्रव्यमान में जब हम इसको एक दूसरे को मिलाए और रासायनिक अभिक्रिया हुआ, तो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद हमको मिला सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। मतलब ये जो सिल्वर है ये क्लोराइड के साथ सिल्वर क्लोराइड बना दिया और सोडियम और नाइट्रेट बना। यहाँ पे आप इस प्रकार से समझ सकते हो, इस प्रकार से, है ना। तो अब जितनी अभिकारक की सांद्रता थी उतने ही उत्पादक की भी सांद्रता हुई। 2 अभिकारक है, दोनों अभिकारक के द्रव्यमान के योग किया गया। सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट दोनों के भार का योग किया गया। तो इन दोनों के भार का योग अर्थात उत्पाद के भार का योग अभिकारक के भार के योग के बराबर हुआ। अर्थात बोल सकते हैं कि ये द्रव्य के संरक्षण नियम की पुष्टि करता है, उसका पालन करता है, अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहता है। तो अभिकारक की सांद्रता रासायनिक अभिक्रिया की पूर्व जितनी रहती है उतनी ही भार जो है, अभिकारक के भार रासायनिक अभिक्रिया की पूर्व जितनी रहती है, अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद का भी भार जो है उतना ही होगा। दूसरा, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। नाम से पता चल रहा है स्थिर या निश्चित, स्थिर रहेगा मान, निश्चित ही रहेगा बोल रहा है। जोसेफ लुई प्राउस्ट ने इस नियम को दिया था। इनके अनुसार रासायनिक यौगिकों में उनके अवयवी तत्व भार के दृष्टि से सदैव एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। जो भी रासायनिक यौगिक है, जैसे हम पानी की बात करें, H2O, कहीं का भी आप पानी ले आओ, नदी का, तालाब का, झरना का या प्रयोगशाला में बनाओ, पानी मतलब H2O है। और उसका हम अनुपात की बात करें H2O, तो H2O में देखते हैं हाइड्रोजन हमेशा 2 अनुपात में रहेगा और ऑक्सीजन के 1 अनुपात में रहेगा। ये जो है परमाणु के हिसाब से। अब द्रव्यमान के हिसाब से देखें तो इसका परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16 है तो 2 अनुपात
क्या रहेगा, 16 में रहेगा। और इसको हम सरल अनुपात में लाना चाहें तो 2 एकम 2 अट्ठे 16 होगा, तो 1:8 में रहेगा। तो इस प्रकार से बोला जा रहा है कहीं का भी आप पानी ले आओ, आपको 1:8 में ही जो है ऑक्सीजन जो है पानी में जो है इनके अवयवी तत्व भार की दृष्टि से मिलेंगे। तो हमेशा हाइड्रोजन का भार यहाँ पे 1 रहेगा, और सरल अनुपात की बात कर रहा हूं मैं, और ऑक्सीजन का 8 रहेगा। या हम इसको बोल सकते हैं प्रत्येक रासायनिक यौगिकों में उनके तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। द्रव्यमान जो है निश्चित अनुपात में रहे, चाहे वह किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। इसी को जो मैं बताया उदाहरण में हम लिख दिए यहाँ पे, विभिन्न स्थानों से प्राप्त जल जैसे नदी का जल, नल का जल, वर्षा का जल, तालाब का जल या कुआं का जल, या प्रयोगशाला में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से के संयोग से बना जल, या रासायनिक अभिक्रिया में उप उत्पाद के रूप में बना हुआ जल, माने कहीं का भी जल आप ले आओ, इन समस्त स्रोतों से प्राप्त जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:16 रहेगा। भार की दृष्टि से 2:16 रहेगा, या 1:8 होता है। इसको कटा दो, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, तो 1:8 बोल सकते हैं, 2:16 बोलेंगे। भार की दृष्टि से हमेशा ये जो है जल में इनका अनुपात रहेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो यह है स्थिर है कहने का मतलब, तो इसलिए इसको स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम कहा जाता है। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। जॉन डाल्टन ने इसको 1803 में दिया। इनके अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, देखिए समझिए, 2 तत्व आपस में संयोग करेंगे और 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व का भिन्न द्रव्यमान, एक तत्व का अलग अलग द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, सदैव एक सरल अनुपात में होते हैं। कहने का मतलब 2 तत्व है तो उसमें से एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित रहेगा और दूसरे तत्व का द्रव्यमान जो है अलग अलग रहेंगे। अब जब इस प्रकार से संयोग करते हैं तो हमेशा सदैव सरल अनुपात में ही रहेंगे। देखते हैं उदाहरण से, उदाहरण 2 उदाहरण से बताऊंगा आपको। ये पहला उदाहरण ले रहा हूं मैं, कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके आपस में, है ना, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। 2 या 2 से अधिक यौगिक तो 2 यौगिक बना रहे हैं ना, कार्बन और ऑक्सीजन 2 तत्व हो गए और 2 यौगिक बना रहे हैं, कौन कौन सा, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें ऑक्सीजन का अलग अलग द्रव्यमान लिया जाएगा। ऑक्सीजन का ये पहला ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है, तो 1 है तो यहाँ पे 16 होगा, और ये 2 है ऑक्सीजन तो यहाँ पे 32, तो 16 और 32 अलग अलग द्रव्यमान आ गया इसका। कार्बन के एक निश्चित द्रव्यमान मतलब 12 ग्राम से एक सरल अनुपात प्राप्त होगा, इसमें 1:2। देखते हैं इस प्रकार से, देखिए मैंने लिया यौगिक का नाम, कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुसार अनुपात निकालेंगे। यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO, कार्बन का जो है द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन का 16, ये लिखा गया, ठीक है। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुसार अनुपात हम बात करें तो यहाँ पे 1 कैसे आएगा ये बता रहे हैं, हम अगला लिखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा आपका। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लिए तो कार्बन का तो 12 ही 12 है, इसका स्थिर ही है, एक तत्व का स्थिर होता है। अब दूसरे तत्व का देखिए, ऑक्सीजन वाले का पहले 16 था, 32 हो गया, तो सरल अनुपात क्या करेंगे, ऑक्सीजन का जो 16 है कम, 16 दूनी 32 कटाएंगे, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुसार अनुपात क्या आ गया, 1:2 आ गया। इसी को बोला जा रहा है गुणित अनुपात का नियम। एक दूसरा उदाहरण है नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड का बनना। तो यहाँ भी हम लिख रहे हैं यौगिक का नाम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुसार अनुपात। देखिए पहला जो बनता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसको हंसाने वाली गैस भी बोलते हैं ना, अगर आप इसको सूंघोगे तो हंसते रह जाओगे। तो नाइट्रोजन का 14 होता है, तो परमाणु द्रव्यमान यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो 28 हो गया। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16। अब हम इसको सरल रूप में लिखना चाहें, 2 से भाग देंगे तो 28 को 2 से भाग देंगे तो 14 आ जाएगा, और 16 जो है 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, ठीक है। इस अनुपात के बारे में हम बाद में समझेंगे।
ऑक्सीजन का जो अनुपात के अनुसार से आएगा। दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड NO, तो इसका द्रव्यमान लिख लो, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16। फिर नाइट्रोजन का तीसरा नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड बनाता है तो N2 है, तो N2 का 14 दूनी 28 हो गया यहाँ पे, और O3 है तो 16 तिया 48। लेकिन जब इसको कटाएंगे हम 2 से तो 2 14 हो जाएगा। नाइट्रोजन का अनुपात हमको 1 रखना है ना, सबका 14 लेना है, और एक यहाँ कट के जो आ जाएगा 24 आ जाएगा ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है। फिर नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का N2O4 का है तो 28:64 है इसका, देखें ओरिजिनल। लेकिन हमको क्या करना है ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का जो अनुपात है, ये जो नाइट्रोजन वाला लाइन है इसको हमको स्थिर रखना है, ये ऑक्सीजन वाला है ना। तो यहाँ पे देखिए 14:32 आ जाएगा, 2 से भाग दोगे तो 28 का 14 हो जाएगा, और 64 को 2 से भाग दोगे तो 32 आ जाएगा। फिर पांचवा है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, तो N2 है तो 28 आएगा, और ऑक्सीजन का 16 होता है, 5 ऑक्सीजन है तो 16 पंचे 80। अब 2 से इसको भाग देंगे तो 2 14 28 आ जाएगा, और 80 जो है 2 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको ले लेते हैं। तो आप इसमें देखिए, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि एक तत्व का द्रव्यमान माने नाइट्रोजन की बात करें तो स्थिर है, लेकिन दूसरा तत्व की बात करें ऑक्सीजन का तो इसका द्रव्यमान अलग अलग लिया गया है। अभी आपस में संयोग करते हैं तो बोलते हैं एक सरल अनुपात में होगा। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुसार हम अनुपात देखें तो आप इसको हल करोगे, भाग दोगे, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, देखिए 8 एकम 8, फिर इसको 2 से 16 का 8 दूनी 16, फिर 24 है, इसको 8 तिया 24, 8 से भाग जा रहा है सब के सब, ये 8 चौक 32 और ये 8 पंचे 40। इस प्रकार से 1:2, 2:3, 4:5, 5 हमको मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, ऑक्सीजन के विभिन्न द्रव्यमान 8, 16, 24, 32 और 40 जो नाइट्रोजन के एक निश्चित द्रव्यमान 14 संयोग करते हैं या संयोग होता है इनका, तो एक सरल अनुपात प्राप्त होता है, और वो सरल अनुपात है 1, 2, 3, 4, 5। अब आता है गेलुसेक का गैसीय नियम, या गेलुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम भी बोला जाता है, क्योंकि इसको जो है जोसेफ जूई गेलुसेक ने 1808 में दिया था। इनके अनुसार एनटीपी पर, एनटीपी मतलब सामान्य ताप दाब, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, जिसको सामान्य ताप दाब बोलते हैं। तो सामान्य ताप और दाब पर जब गैसें आपस में संयोग करती हैं, बनती है, जब गैसें आपस में संयोग करें या बने तो उनके आयतन सरल अनुपात में होता है। उनका आयतन कैसा होगा? सरल अनुपात होता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, H2 और Cl2 से बन रहा है 2HCl। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 अनुपात, क्लोरीन का 1 अनुपात, आयतन बोलेंगे अनुपात, माने एक आयतन जो है हाइड्रोजन, एक आयतन क्लोरीन, दो मिलके जो है 2 आयतन HCl प्रदान कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको एक आयतन हाइड्रोजन, देखिए एक आयतन हाइड्रोजन, एक आयतन क्लोरीन और 2 आयतन HCl प्राप्त हो रहा है। एक एक आयतन हाइड्रोजन और क्लोरीन से 2 आयतन प्राप्त हो रहा है। और ये सभी के सभी गैस हैं, ये भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, आपस में संयोग कर रही हैं, और ये जो बन रही है, तो इसको हम बोले जब गैसें आपस में संयोग करती है तो संयोग करने वाला भी गैस है, या बनती है ये बनने वाला भी गैस है। तो इस प्रकार से अगर होता है तो उनके आयतन जो है हमेशा सरल अनुपात में होते हैं, अर्थात 1:1:2 होंगे। इसका एक आयतन एक आयतन एक आयतन होगा, तो इसी को बोला जा रहा है सरल अनुपात में होते हैं। यहाँ पे थोड़ा और इसी को हम डिटेल कर दी है आपके समझने के लिए। मैं जो बोल रहा था, हाइड्रोजन का एक आयतन क्लोरीन के एक आयतन से संयोग कर 2 आयतन हाइड्रोजन क्लोराइड देता है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं इसको। इसमें अभिकारक एवं उत्पाद सभी गैसें हैं, है ना, अभिकारक भी गैस है, उत्पाद भी गैस है। अतः इनमें हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में परस्पर 1:1:2 का सरल अनुपात है। ठीक है। अवोगाद्रो का नियम, इसको एवोगाड्रो का नियम ही बोलते हैं, इसको अवोगाद्रो द्वारा 1811 में दिया गया था। इनके अनुसार
समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, इसे एवोगैड्रो का नियम कहते हैं। ये देखिए H2, फिर वही उदाहरण लिया मैं, हाइड्रोजन का 1 मोल, क्लोरीन का 1 मोल और 2 मोल HCl प्राप्त हो रहा है यहाँ पे। तो समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होगी, बोलता है समान ताप पर गैसों के समान आयतन में। तो ये हो जाएगा एक आयतन और 2 आयतन हमने लिया। तो एक आयतन और एक आयतन माने 2 आयतन हमने लिया, यहाँ भी 2 आयतन हमको प्राप्त हो रहा है अणुओं की संख्या जो है। तो इन्होंने और कुछ बातें हैं आपको याद रखने होंगे, तो हो गया एवोगैड्रो का नियम। और इन्होंने क्या किया, 1 ग्राम परमाणु या 1 ग्राम अणु या 1 ग्राम आयन, इनके बारे में बताया कि इनमें उपस्थित क्रमशः परमाणुओं, अणुओं, आयनों की संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। अवोगाद्रो संख्या या एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। 1 ग्राम परमाणु बोलो, 1 ग्राम अणु बोलिए, 1 ग्राम आयन बोलिए, सभी के सभी जो है एवोगैड्रो संख्या के बराबर होता है। और एवोगैड्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुणित 10 की घात 23। देखिए एवोगैड्रो संख्या को Na से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए N, और A को नीचे प्रदर्शित करते हैं, मतलब अवोगाद्रो का N माने संख्या को बताता है। और इसका गणितीय मान 6.022 गुणित 10 की घात 23। आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, आप इतने को याद रखिए, 6.022 गुणित 10 की घात 23 को। तो एवोगैड्रो संख्या Na से प्रदर्शित किया गया और 6.022 लिखा गया। मतलब 1 ग्राम परमाणु बोलेंगे तो 6.022 गुणित 10 की घात 23 परमाणु ग्राम परमाणु होगा। अणु बोले तो उतना ग्राम अणु हो जाएगा एवोगैड्रो संख्या के मान के बराबर। आयन बोलेंगे तो एवोगैड्रो संख्या के मान के बराबर होता है। बशर्ते आप परमाणु बोल रहे हो तो परमाणु लिखोगे, अणु बोलोगे तो अणु, आयन के लिए आयन बोलेंगे। इसे संक्षेप में देखिए मैं लिख भी दिया, 6.022 गुणित 10 की घात 23 लिखते हैं। वास्तविक मान जो है ये होता है, लेकिन ये जो है प्रचलन में है, तो एवोगैड्रो संख्या का मान आप इसको याद रख लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखें ये रासायनिक संयोग का नियम है। ये बिल्कुल ही सरल है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आपको जो है याद होना चाहिए। और इसको नोट्स बना के आप लोग पढ़ते रहिए। आप सबको बेस्ट ऑफ लक और थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप इसको जो है रटिए मत, समझिए, और डिटेल समझना है तो पुस्तक का भी सहारा ले सकते हो। आप NCERT बुक जो है कंसल्ट कर सकते हैं। NCERT बुक को जो है ज़्यादा महत्व दिया जाता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आप जो है उसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।